हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश स्टेट है उसने जो नया पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लाया है तो उसके पीछे उसके क्या मंशा है, क्या वहाँ पर प्रोविजंस लाए गए हैं, किस तरह उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या इंसेंटिव्स हैं, क्या डिसइंसेंटिव्स हैं, क्या डिफरेंट कम्युनिटीज़ का उस पर ओपिनियन है, क्या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस पे ओपिनियन है। इन सारी चीज़ों को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक देखें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो नई पॉपुलेशन पॉलिसी जो आई है तो उसमें पहले हम लोग देखते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन का। तो जो लास्ट डेटा है हमारे पास वो 2011 सेंसस का है। 2021 का सेंसस ड्यू था लेकिन कोविड के चलते वो अभी हो नहीं पाया है। अब देखते हैं वो कब होता है। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से जो टोटल पॉपुलेशन थी उत्तर प्रदेश की वो थी 19 करोड़ 98 लाख। तो समझ रहे हैं कि ये कितना बड़ा पॉपुलेशन है। अगर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश को अगर देश घोषित कर दिया जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश 5th लार्जेस्ट कंट्री हो सकती है वर्ल्ड की। तो समझ रहे हैं पॉपुलेशन कितना है। जितनी ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी है उससे लगभग में जितनी आबादी है ऑस्ट्रेलिया की उतना ही हर साल तो उत्तर प्रदेश अपनी आबादी में जोड़ लेती है। यहाँ पर देखिए कि 19 करोड़ 98 लाख यहाँ पर 2011 की पॉपुलेशन है। यही पॉपुलेशन लगभग 16.5 करोड़ थी 2001 में। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन इंक्रीज, जो पॉपुलेशन ग्रोथ देख रहे हैं, डिकेडल ग्रोथ, हर 10 साल में जो पॉपुलेशन की वृद्धि हो रही है वो थी 2011 में 20.23%। यानी कि टोटल इजाफा जो था प्रतिशत के दर पे 10 साल में आबादी का वो था 20.23। और यही 2001 में था 25 के आसपास। तो हर साल जो इंक्रीज भी हो रहा है, हर 10 साल पे जो इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन का वो भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर सेक्स रेशियो अगर देखें, मेल टू फीमेल रेशियो, तो वो 912 है जो कि 908 था 2001 में। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ओवरऑल सेक्स रेशियो जो है, मेल टू फीमेल रेशियो इस स्टेट में वो 2001 की तुलना में 4 पॉइंट बढ़ा था। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है जिसको कि हम लोग अप टू 5 साल के एज तक देखते हैं, तो ये यहाँ पर 902 है जो कि 916 था 2001 में। तो ये भी ओवरऑल कम ही हुआ है, जिसका की मैनिफेस्टेशन, जिसका की असर हम लोग को आगे चलकर डाउन द लाइन 20 साल बाद नजर आएगा। और यहाँ पर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, TFR है, मतलब कि पर वुमेन जो बर्थ रेट है कि कितने एक वुमेन कितने बच्चों को जन्म देती है, तो वो भी यहाँ पर 2.7 का एवरेज है जो कि रिप्लेसमेंट रेट से ज़्यादा है। और यहाँ पर रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है? रिप्लेसमेंट रेट वो रेट होता है कि जितना फर्टिलिटी रेट रहेगा तो अभी की जो आबादी है जो उसमें डेथ होता है उससे रिप्लेस करने के लिए कितनी आबादी चाहिए। तो ये 2.1 होता है, क्योंकि देखिए एक कपल में 2 पर्सन होते हैं, एक मेल एक फीमेल, उन्हें रिप्लेस करने के लिए 2 लोग चाहिए, तो हो गए 2। प्लस यहाँ पर 0.1 जो है टॉलरेंस प्लस किया जाता है ताकि यहाँ पर जो भी लॉसेस हो ह्यूमन के वो उसे मैनेज कर सके, उसे फुलफिल कर सके, चाहे वो एक्सीडेंटल डेथ हो, चाहे वो बीमारी के कारण हो या किसी नेचुरल कैलेमिटी के कारण हो। तो इन सब चीज़ों के कारण जो लॉसेस होते हैं उसे रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर +0.1 जोड़ा जाता है। तो ओवरऑल जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है रिप्लेसमेंट रेट के लिए वो होता है 2.1। तो उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ पर चाह रही है कि उनकी आबादी अभी अगर प्रोपोर्शनेट इंक्रीज देखा जाए तो लगभग 22 करोड़ के आसपास आबादी होगी अभी 2021 में, ये अनुमानित है।
इसका कोई फिक्स डेटा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर अभी जनगणना हुई नहीं है। जब होगी तो इसका एक्चुअल क्या है अमाउंट वो पता चल पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा आबादी को जो रिसोर्सेज चाहिए, चाहे वो लाइवलीहुड के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, सारी चीज़ों के लिए, बिजली, पानी, बत्ती, खाने पीने की चीज़ें, सब कुछ का तो बर्डन बहुत ज़्यादा है। और इसी चीज़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ये टारगेट कर रही है कि हमें सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, उसे इंश्योर करने के लिए पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी है। और इसी को देखते हुए यहाँ पर ये पॉलिसी, पॉपुलेशन पॉलिसी 2021 लाई गई है। और इसमें कहा जा रहा है कि सबसे पहला टारगेट है कि 2 चाइल्ड के बीच का जो गैप है उसे इंक्रीज करना। बहुत सारे केसेस में आमतौर पर ये देखा जाता है कि 2 बच्चों के बीच का गैप हार्डली 1 से 1.5 साल 2 साल का रहता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मेडिकली भी ये कहा जाता है कि हेल्दी चाइल्ड बर्थ के लिए 3 इयर्स का मिनिमम गैप होना जरूरी है। इससे हेल्थ जो इंश्योर होती है वो चाहे मदर की हो चाहे चाइल्ड की हो, दोनों की अच्छी इंश्योर होती है। उसके बाद यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमें पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है, यानी कि पॉपुलेशन इंक्रीज को यथासंभव रोक लेना है, इससे ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज ना हो पाए। और इसके लिए कहा जा रहा है कि हम लोग जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इसे रिड्यूस करेंगे। और इनका टारगेट है कि 2026 तक टोटल फर्टिलिटी रेट को रिप्लेसमेंट रेट से मैच कर देना है, यानी कि 2.1 कर देना है। और उसके बाद 2030 तक इनका कहना है कि हम टोटल फर्टिलिटी रेट को 1.9 करना चाह रहे हैं, जिससे कि इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो अगर रिप्लेसमेंट रेट से फर्टिलिटी रेट कम होता है तो यहाँ पर पॉपुलेशन डिक्रीज होने की संभावना है, यानी कि इसके बाद जनसंख्या वृद्धि होगी नहीं बल्कि जनसंख्या कम होनी चालू हो जाएगी, जिसे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ रेट रहेगा पॉपुलेशन का। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्रोविजंस लाए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला जो प्रोविजन है यहाँ पर कि फोकस किया जा रहा है कि कैसे इसे हमें रिड्यूस करना है, रोकथाम करनी है, कैसे स्टेबलाइज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इन्होंने कहा है कि हम लोग जो है सो एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज करेंगे, जो भी मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं। तो इसके लिए इन्होंने कहा है कि ये सारे मेजर्स जो हैं सो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, और ये प्रोवाइड होंगे थ्रू एनजीओज, थ्रू प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, थ्रू एनएम वर्कर्स। तो इन सब जगहों पे यहाँ पर ये कॉन्ट्रासेप्टिव की फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। और उसके बाद भी यहाँ पर सेफ अबॉर्शन का भी सिस्टम ये लोग ला रहे हैं, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे ये लोग सारे मैटरनिटी फैसिलिटीज उपलब्ध करवाएंगे, और उसके साथ साथ यहाँ पर सेफ अबॉर्शन का भी ऑप्शन रहेगा। उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है इसे कम करेंगे। फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होने का, बच्चों के नंबर ज़्यादा होने का एक कारण यहाँ पर ये भी है कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी और जो मैटरनल मोर्टेलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़, हाई फर्टिलिटी होने के कारण भी ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हेल्थ है मदर का और जो न्यू बॉर्न बेबीज रहते हैं, चाइल्ड रहते हैं, उनका दोनों का हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज के कारण, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर देखभाल की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाती, और उसके कारण यहाँ पर इनके हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, और जिसके कारण इनकी मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। उसके बाद ये जो है थोड़ा सा फ्रिव्यूलस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एल्डरली को और बाकी जो हैं लोग उनको बेटर हेल्थ एजुकेशन और न्यूट्रिशन को इंश्योर किया जाएगा। एल्डरली के लिए प्रॉपर केयर, जो लोग मतलब 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए प्रॉपर हेल्थ केयर और बाकी चीज़ों को इंश्योर किया जाएगा। प्लस 11 से 19 साल के जो एडोलेसेंट हैं उनके लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन के लिए प्रॉपर व्यवस्था की जाएगी। तो ये भी एक इंसेंटिव दिया जा रहा है एक तरह से कि आपके बच्चे अगर कम हैं तो ये सारी सोशल फैसिलिटीज़, ये सारी सुविधाएं जो है आपको मिलेंगी। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रोविज़न है ये लेजिस्लेशन अप्लाई होगा उन लोगों पे जिनका की एज जो है लीगली मैरिजेबल एज से ज़्यादा है, यानी कि जो बॉयज़ हैं, जो फीमेल हैं, उनका एज जो है सो 21 साल से ऊपर होना चाहिए, और जो फीमेल हैं उनकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, जो कि
इंडिया के में जो लॉ है मैरिज का, मैरिज एक्ट है, उसके हिसाब से ये लीगल एज है शादी के लिए, तो इससे ऊपर होगी और उन पे ये चीज़ें एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सारे जो प्रोविजंस हैं एक तरह से इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि आप जो फर्टिलिटी रेट है उससे रिड्यूस कीजिए। और यहाँ पर जो बेनिफिट्स मिलेंगे, जो चीज़ इस लॉ से अडेयर करेंगे, इस लॉ को, इस कानून को मानेंगे, इसके तो हिसाब से चलेंगे, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर क्या फैसिलिटीज मिलेगी। तो जो गवर्नमेंट जॉब में है उन्हें प्रमोशन मिलेगा आउट ऑफ टर्म, उन्हें इंक्रीमेंट दिया जाएगा आउट ऑफ टर्म, उसके बाद उन्हें कंसेशंस मिलेंगे हाउसिंग स्कीम्स में। गवर्नमेंट बहुत सारे हाउसिंग स्कीम्स लाते रहती है, LIG ग्रुप के लिए, MIG ग्रुप के लिए, और तरह तरह की हाउसिंग स्कीम्स आते रहती हैं। तो उसमें जो लोन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो फाइनेंस मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से हाउसिंग के लिए, तो उसमें हो सकता है इंटरेस्ट में या और चीज़ों में कंसेशंस दी जाएगी। उसके बाद भी और बहुत सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें दिए जाएंगे, जो भी इस पॉपुलेशन कंट्रोल नॉर्म्स को अडेयर करेंगे और 2 चाइल्ड या उससे लेस यानी कि एक बच्चे के लिए भी जाएंगे, उसे ऑप्ट करेंगे। और यहाँ पर देखें कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उन्हें 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स दिए जाएंगे, यानी कि जो इंक्रीमेंट मिलता है उनके पे स्केल के हिसाब से, उसमें भी 2 एडिशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा आउट ऑफ टर्म, जो भी 2 चाइल्ड पॉलिसी को अडेयर करेंगे। और ये 2 इंक्रीमेंट उनके इंटायर सर्विस टर्म में दिया जाएगा। और यहाँ पर जो मैटरनिटी या पैटर्निटी लीव होती है उसमें भी ये नॉर्म लाया गया है कि कोई भी पर्सन अगर मैटरनिटी गवर्नमेंट जॉब वाला या पैटर्निटी लीव लेता है तो उसे साल भर का 12 मंथ्स का लीव दिया जाएगा, वो भी पूरे पेमेंट और अलाउंसेस, फुल सैलरी और अलाउंसेस के साथ, प्लस इस साल में उन्हें 3% का इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा सैलरी में। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि यहाँ पर अगर ये लोग जो हैं वो अगर इस चीज़ से अडेयर करते हैं तो उनकी सैलरी पूरी तरह से दी जाएगी, 12 महीने की छुट्टी भी दी जाएगी, उन्हें यहाँ पर अलाउंसेस भी मिलेंगे, प्लस 3% का इंक्रीमेंट उन्हें दिया जाएगा नेशनल पेंशन स्कीम में, जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है उसमें 3% का इंक्रीमेंट दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि जो गवर्नमेंट जॉब में अगर नहीं है, ये तो हो गई गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए इंसेंटिव, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पूरी आबादी गवर्नमेंट जॉब में है। तो यहाँ पे जो लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं है उनके लिए यहाँ पर 2 चाइल्ड पॉलिसी अगर अडेयर करते हैं तो बेनिफिट्स ये हैं कि उन्हें रिबेट्स मिलेंगे टैक्सेस में, और वो टैक्सेस होंगे वाटर टैक्स, हाउसिंग टैक्स, होम लोन्स, और भी बहुत सारे टैक्सेस रहते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसी चीज़ों में इन्हें रिबेट दिया जाएगा। प्लस यहाँ पर जो भी ऑप्ट करते हैं वेसेक्टोमी के लिए, तो उसे मतलब कि जो लोग इस चीज के लिए ऑप्ट करेंगे तो उन्हें फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएगी टिल द एज ऑफ 20। हालांकि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट है कि 20 साल के अंदर कौन वेसेक्टोमी करवाएगा, क्योंकि जो लीगल एज ही है मैरिज की वो फीमेल के लिए 18 साल है फीमेल के लिए, और मेल के लिए 21 साल है। तो 20 साल में कौन वेसेक्टोमी करवाने जाएगा। तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, इसे गवर्नमेंट को फिर से लुक ओवर करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर क्या है कि स्टेट जो है मैटरनिटी सेंटर खोलेगी सारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज विच आर रिलेटेड टू मैटरनिटी नेसेसिटीज। और इस केस में यहाँ पर इन लोगों को फ्री सुविधाएं दी जाएगी 2 चाइल्ड तक के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर हैं जिसे कि गवर्नमेंट कह रही है कि इंसेंटिवाइज करेंगे हम, ये सारे इंसेंटिव्स मिलेंगे। लेकिन जो लोग इस चीज़ से अडेयर नहीं करते हैं, जो 2 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनके लिए डिसइंसेंटिव भी होंगे, और ऑब्वियसली होंगे। तो यहाँ पर डिसइंसेंटिव्स में है पहला कि ऐसे लोगों को यहाँ पर जो भी नहीं फॉलो करेंगे इस नॉर्म को, उनको गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनसे डिबार कर दिया जाएगा। उन्हें गवर्नमेंट के तरफ से जो भी वेलफेयर स्कीम चलाए जा रहे हैं उसकी बेनिफिट्स नहीं मिलेगी।
और यहाँ पर सेकंड थिंग क्या है कि ऐसे लोगों को लोकल बॉडी के इलेक्शंस को कंटेस्ट करने नहीं दिया जाएगा। वो लोग जो लोकल बॉडी, चाहे पंचायत चुनाव होता है, चाहे जिला पंचायत चुनाव होता है, वार्ड कमिश्नर का, म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस का, ये सारी चीज़ों पर उन्हें रोक लगा दिया जाएगा इलेक्शन लड़ने में। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर लोकल वाले जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें तो डिबार कर दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं या एमपीज हैं, इनको तो डिबार नहीं किया जा रहा। और इसके पीछे का कारण ये है कि ये स्टेट गवर्नमेंट के एम्बिट में नहीं आता है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है, 1951 के तहत आता है, जिसको कि अमेंड करना या इसमें लॉ में चेंजेस करना जो भी है वो सारी अथॉरिटी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, यानी कि इसमें चेंजेस सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है इनेक्ट। तो यहाँ पर इसीलिए यह रुक जाते हैं लोकल गवर्नमेंट तक ही, कि यहाँ पर जो पंचायत चुनाव है या जिला पंचायत चुनाव है या फिर म्यूनसिपैलिटी के चुनाव है, इन सब जगहों पर इन्हें डिबार कर सकते हैं, लेकिन एमपीज और एमएलएज के इलेक्शन में डिबार नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऐसे लोग जो हैं इनिजिबल कर दिए जाएंगे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। ऐसे लोगों को सरकारी नौकरियों में अप्लाई नहीं करने दिया जाएगा। जो फॉर्म आएगी उसमें पहले से ये कॉलम रहेगा कि अगर आप मैरिड हैं तो आपके कितने चाइल्ड हैं। तो फिर होता है कि अगर जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है तो उनके लिए क्या है, तो उनके लिए यहाँ पर प्रोविज़न ये है कि अगर ऐसे लोग जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं और उनके 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो जहाँ पर भी वो कार्यरत हैं, जिस लेवल पे हैं, वहीं पर उनकी प्रमोशन रोक दी जाएगी। तो ऐसे में उनका ना प्रमोशन होगा ना इंक्रीमेंट होगा, वो लोग स्टैग्नेंट हो जाएंगे अपने करियर में, वहीं पर उनका रोकथाम कर दिया जाएगा। और जो है ऐसे लोग एलिजिबल रहेंगे कोई भी सब्सिडी लेने के लिए। जो गवर्नमेंट के तरफ से बहुत सारे सब्सिडी स्कीम चलाए जाते हैं, हाउसिंग के, वाटर बिल में सब्सिडी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में सब्सिडी है, एग्रीकल्चर में बहुत सारी सब्सिडीज हैं, तो ऐसे सारे सब्सिडीज ऐसे लोगों के लिए रोक दिए जाएंगे जिनके 3 से ज़्यादा बच्चे, 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे। और यहाँ पर जो राशन कार्ड मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से पीडीएस के लिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, जिससे कि अनाज और बाकी की चीज़ें मिलती हैं, तो यहाँ पर जो भी राशन कार्ड बनाया जाएगा उसमें लिमिटेड रहेगा कि 4 से ज़्यादा मेंबर्स को ऐड ही नहीं कर सकती है एक फैमिली। मतलब माता पिता और 2 बच्चे, उसके बाद अगर तीसरा होता है तो उसका नाम उसमें जोड़ा ही नहीं जाएगा, और पीडीएस सिस्टम के थ्रू उसके लिए कोई भी अलॉटमेंट अनाज का नहीं होगा। तो ये सारे डिसइंसेंटिव्स है, और इस पर अभी पॉलिटिकली बहुत हंगामा भी मचा हुआ है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या ये इंसेंटिव्स, देखिए पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बहुत सारे कार्यक्रम 1950 के बाद से ही चलाए जा रहे हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट्स आए, बहुत सारे इंसेंटिव स्कीम्स चले, स्टेट्स ने बहुत सारे इंसेंटिव स्कीम्स चलाए, लेकिन एक चीज़ देखा गया है कि साउथ इंडिया में ये चीज़ें ज़्यादा सक्सेसफुल है रादर देन नॉर्थ इंडिया। और इसके नॉर्थ साउथ डिवाइड होने के पीछे का कारण है बहुत बड़ा डेवलपमेंट और एजुकेशन। अगर यहाँ पर साउथ की तरह नॉर्थ में भी डेवलपमेंट आ जाता है, एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, बेटर एजुकेशन सिस्टम आ जाता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर लोगों का लाइफस्टाइल बेहतर होगा और सोशल अपलिफ्टमेंट होगा। और उसके बाद यहाँ पर लोगों को क्लियर कट समझ में ये चीज़ आएगी कि अगर हम जितने भी बच्चे हैं उन्हें बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, उन्हें बेटर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उनकी जो डेवलपमेंट है, उनका जो करियर ग्रोथ है, उनका जो बेटर एम्प्लॉयमेंट के चांसेस हैं, ये सारी चीज़ें बेहतर रहेगी। तो वो खुद ब खुद अपनी जो चाइल्ड बर्थ की रेट है उसे कम कर देंगे। और ये चीज़ साउथ में क्लियर कट देखी गई है। इवन रिप्लेसमेंट रेट से भी नीचे कुछ स्टेट्स हैं साउथ के, जैसे कि केरला और तमिलनाडु, यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ स्टैग्नेंट हो चुकी है, जबकि ऐसे डिसइंसेंटिव टाइप के और ऐसे इतने हार्श टाइप के मेजर्स वहाँ पर नहीं लेने पड़े हैं। और वहाँ पर बेसिकली क्या था कि गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट और एजुकेशन पे ध्यान दिया, बाकी की चीज़ें लोगों ने खुद ब खुद अडॉप्ट कर लिया।
तो यहाँ पर भी ज़रूरत है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे इंडिया में जहाँ पर भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, कि आप एजुकेशन को प्रमोट करें, डेवलपमेंट को प्रमोट करें और वहाँ पर बेटर एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ लाएं। तो यहाँ पर लोगों में ये विचारधारा आएगी कि बच्चे भले कम हों लेकिन उन्हें बेटर एजुकेशन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर हेल्थ केयर की ज़रूरत है, बाकी का उनका डेवलपमेंट खुद ब खुद हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में लोग पॉपुलेशन कंट्रोल पे खुद ही ध्यान देने लगेंगे। इसके लिए उन्हें इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। सेल्फ कंसाइंस सबसे बड़ी चीज़ है। आदमी को खुद से अपनी विचारधारा बदलने की ज़रूरत है, ना कि सरकार फोर्सफुली करवाए। जैसे कि इमरजेंसी के समय फोर्सफुली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये चीज़ें बैकफायर कर गई थी। तो यहाँ पर भी जैसे कि जो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कुछ नेता का कहना है कि इतने ही अगर आपको जल्दी है पॉपुलेशन कंट्रोल करने की, तो आप एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, इसी पे सिर्फ ध्यान देना, तो 20 साल के लिए आप शादी ब्याह ही बैन कर दो यूपी में। तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं। कुछ का कहना है कि चलिए आप 3 चाइल्ड पॉलिसी ला दीजिए। कुछ का कहना है कि आप अपने मंत्रियों के कितने लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड हैं वो बताइए पहले। सलमान खुर्शीद जी का ये स्टेटमेंट था, कांग्रेस के नेता हैं, पहले के लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं सेंटर में। तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं। हालांकि इनका स्टेटमेंट बहुत ही डेरोगेटरी था, ऐसे स्टेटमेंट से किसी को भी आहत हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली इस चीज को क्रिटिकल एनालिसिस अगर करना है तो तर्क वितर्क करना चाहिए, ना कि ऐसे स्टेटमेंट देने चाहिए जिससे कि कोई आहत हो जाए। यहाँ पर सीधा गवर्नमेंट को ये ध्यान देना होगा कि आप अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप इंसेंटिव्स दे रहे हैं, वो बेटर थिंग है, चलिए कोई बात नहीं। वो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है आपकी कि जो अडेयर करेंगे उन्हें हम फैसिलिटीज़ देंगे, जो नहीं करेंगे उन्हें नहीं देंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपको एजुकेशन और हेल्थ केयर इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडिया में हेल्थ केयर में अभी भी इन्वेस्टमेंट इतना कम है कि बहुत सारे जो कपल हैं उनको ये डर रहता है कि अगर ये चाइल्ड है तो ये कब तक जिंदा रह पाएगा, किसी बीमारी के कारण, किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी और चीज़ के कारण अगर इसकी मृत्यु हो जाती है तो हम क्या करेंगे। और इस डर के कारण भी लोग यहाँ पर ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और इसके कारण यहाँ पर लोगों को बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी, बेटर सेफ्टी मेजर्स और एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज अगर मिलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है लोग इन सब बाकी की चीज़ों पर खुद ही कंट्रोल करने में सक्षम है। उसके लिए उन्हें डिसइंसेंटिव और इंसेंटिव की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी देखते हैं कि इस कानून के इम्प्लीमेंट होने के बाद क्या इसके रिजल्ट निकल कर आते हैं और क्या होता है। हालांकि ये अभी 1 साल गजट में पब्लिश होने के बाद गेस्टेशन पीरियड में रहेगा। जिस दिन ये गजट में पब्लिश हो गया उसके बाद 1 साल बाद ये इफेक्ट में आएगा, यानी कि 2022 से इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और बाकी जानकारी के हमारे सोशल मीडिया चैनल पर हमें फॉलो करें। मेरे वेबसाइट पर डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।